वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जान की फर्स्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए फर्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हजूम, लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। इस्लामाबाद के एक खूबसूरत दिन का आगाज़ होने जा रहा था। हल्की हल्की सूरज की रोशनी आसमानों को छूती खूबसूरत माहौल बना रही थी। परिंदों की चिड़चिड़ाहट शहर में जकड़ी जा रही थी। फजर की नमाज अदा करते वो सुल्तान विला आया था और अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ थे। दरवाज़ा खुला तो ऐसा लगा था एक महल में दूसरा महल बना हो। बेतहाशा खूबसूरत और नए तर्ज पर बना वो कमरा बिल्कुल सफ़ेद था। कमरे के पर्दे से लेकर कमरे में रखे हुए फर्नीचर तक और कमरे के रंग से लेकर बेडशीट तक हर चीज़ सफ़ेद थी, जिससे जाहिर हो रहा था कि इस कमरे में रहने वाले को सफ़ेद रंग से इश्क है। कमरे के वसत में रखा गोल बेड, जिसके दोनों तरफ साइड टेबल्स लगी थीं, जिन पर नहायत ही खूबसूरत लैंप रखे गए थे, जबकि बेड के ऊपर बिल्कुल वसत में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। दाएं तरफ पूरी वॉल ग्लास की थी, जिसके उस पार काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया गया था। कमरे में ही एक कमरा बना था जहां एक बड़ी सी वार्डरोब बनाई गई थी। बिस्तर के बिल्कुल सामने बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल लगाई गई थी, जिस पर बेतहाशा परफ्यूम्स और दीगर चीज़ें रखी थीं, और एक तरफ एक दीवार पर नस्ब बुक शेल्फ बना हुआ था, नई तर्ज पर, जो दिखने में नहायत ही खूबसूरत था, और इसमें बेतहाशा किताबें रखी थीं। दिखने में लगता था कि इस कमरे के मालिक को किताबों से इश्क है, जबकि हकीकत में उसे शायरी से इश्क था। वार्डरोब खोलते उसने अपने इस्तेमाल शुदा चीज़ निकाली और चेंज करते अब उसके कदम कमरे से निकलते इस महलनुमा घर में बने जिम एरिया की तरफ थे। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक सैंडो में उसके फूले हुए बाजू इस बात के गवाह थे कि बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगाया गया है इस बॉडी को, जबकि हाथों की हरी नीली उभरी हुई नसें उसके जिसामत को और दिलकश बना रही थीं। सामने लगी ग्लास वॉल पर नजरें जमाए वो ट्रेडमिल पर भागता अपनी पूरी इसरार आंखों से एक गहरी सोच में गुम था। 6 फुट 2 इंच से निकलता उसका कद, भारी मजबूत जिसामत, हल्के नीले रंग की पुर इसरार सी आंखें जो बेतासुर और खामोश रहती थीं, चेहरे पर तराशी हुई स्याह घनी दाढ़ी और हल्के गुलाबी होंठ और माथे पर आते काले घने स्याह बाल। वो बिलाशुबा हसीन मर्द था। एक मकनातीसियत थी उसकी शख्सियत में, एक पुर इसरारियत सी थी उसकी आंखों में कि जब वो बोलता तो अपने वकार समेत सामने वाले के माथे पर खड़े खड़े पसीना ले आता। सुल्तान हाउस में सिर्फ ये 2 अफराद रहते थे। मुलाजमों से घर में थोड़ी चहल पहल होती थी, वरना ये घर काट खाने को दौड़ता। इस घर की हर चीज़ महंगी से महंगी तरीन थी, हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी, और ये घर खूबसूरती और फजूल खर्ची का मुंह बोलता सबूत था, जिसके पीछे भी अपनी एक कहानी थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। फजर की नमाज के बाद वो 2 घंटा जिम में गुजारता और उसके बाद फ्रेश होता, सीधा अपनी खाला के कमरे में जाता, और आज भी 2 घंटे अपनी जिसामत पर लगाने के बाद वो फ्रेश होते, ऑफ वाइट रंग की ड्रेस शर्ट पहनते, अपने टाई बांधने लगा, अपने काले बाल जेल की मदद से सेट करते, खुद पर महंगा तरीन परफ्यूम छिड़कते। उसने एयरपोर्ट अपने कानों पर लगाया था और फिर अपना स्याह कोट उठाकर सलीके से अपने बाजू पर डाला था और ब्लैक चमकते शूज़ में मुकीद कदम अपनी खाला के कमरे की तरफ उठाए। यारम सुल्तान गौरी, जो दुनिया के सामने खामोश तबीयत, कमगो, सख्त मिजाज, अखड़ इंसान था, वहीं अपनी खाला के लिए वो दुनिया जहां का अपना लहजे में शहद घोलता, उनसे हम कलाम होता था। अपने फ्लोर से उतरते वो सीधा नीचे आया था। दाएं तरफ कदम बढ़ाते उसने पहले गहरी सांस लेते खुद को कूल डाउन किया और दरवाज़ा खुला। सामने ही बिस्तर पर आंखें बंद करते लेटी सना बेगम सो नहीं रही थी। ये बात यारम अच्छी तरह जानता था। अस्सलाम वालेकुम आनी, भारी आवाज़ और नरम लहजे में उसने अपनी आनी को सलाम किया और कमरे को रोशन किया। सना बेगम ने आंखें खोलते उसे देखा और फिर मुस्कुराते उठ बैठी। ये मुस्कुराहट कितनी सच्ची और कितनी झूठी थी, ये भी यारम अच्छी तरह जानता था। यारम ने भी हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, जो उसकी शख्सियत का खासा हरगिज़ नहीं थी, और सना बेगम के सिवा ये मुस्कुराहट किसी के सामने खिलती भी नहीं थी। कैसी हैं आनी आप? अब बुखार तो नहीं है ना आपको? यारम की बात पर उन्होंने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया। हल्के पीले रंग के सूट की तरह उनके खूबसूरत चेहरे पर भी जर्दी घुली थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अब तुम मेरी फिक्र ना किया करो, अपनी फिक्र करो। 2 महीने बाद 28 के हो जाओगे। कोई लड़की पसंद हो तुम्हें तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। यारम, कब तक अपनी ज़िंदगी सिर्फ पैसा और नाम बनाने में लगा दोगे? अब खुद को वक्त दो। सना बेगम ने
किस दिल से कहा था ये वही जानती थीं। आंसुओं का गोला उनके हलक में अटकने लगा था कि बहुत सी कड़वी यादें उनकी आंखों के सामने आ गई थीं, लेकिन वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा गई थी। जबकि यारम के तासरात एकदम सर्द पथरीले हुए थे, जिसे सना बेगम ने बहुत गौर से देखा था, और यहीं उनका दिल टूट गया था। वो जानती थी इतने सालों में आज तक यारम इस फेज से निकल नहीं पाया है। हर बार की तरह आज भी उसने एक ही जुमला दोहराया था, आनी मैं सोचूंगा इस बारे में, आप चले मेरे साथ नाश्ता करें, फिर मुझे लेट भी हो रहा है, एक अहम मीटिंग है। यारम ने अपने हाथ में महंगी तरीन वॉच पर नज़र डाली थी और फिर सना बेगम की तरफ हाथ बढ़ाया था। उसका हाथ थामती वो उठ खड़ी हुई थी। वो जानती थी वो यही कहेगा। वो यारम था, यारम सुल्तान गौरी। उसकी शख्सियत की खामोशी और आंखों की पुरअसरारियत उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी, और गुजरे 5 सालों में वो मज़ीद खामोश हो गया था। यही उनकी ज़िंदगी का मामूल था जो इतने सालों से चला आ रहा था, और आगे ये ज़िंदगी क्या मोड़ लेती ये तो वक्त ही बता सकता था। ज़ियान बेटा, ये ज़ावियार को देखो, उठा या नहीं? सीमा बेगम ने कहा तो 20 साला ज़ियान आंखें फाड़े अपनी दादो का चेहरा देखने लगा। कैसी बातें कर रही हैं दादो? मुझे मत कहा करेंगे भाई को उठाने के लिए, वो सिर्फ आंखें दिखाएंगे और मैंने इस आग की तपिश से वहीं खड़े खड़े पिघल जाना है। आप प्लीज़ किसी मुलाजिम को कह दें। निघत बेगम और वजाहत सिकंदर के 3 बेटे थे। पहले 2 जुड़वां ज़ावियार सिकंदर और अलमीर सिकंदर 27 साला नौजवान और खूबसूरत मर्द थे, जबकि इनसे 7 साल छोटा ज़ियान सिकंदर था, जो खुद भी अपने भाइयों की तरह बेहद हैंडसम था। दादो ने मुस्कुराते सर नफ़ी में हिलाया और मुलाजमा को आवाज़ लगाने के लिए मुंह खोला ही था जब सामने निक सिक्सा तैयार ज़ावियार वजाहत सिकंदर नीचे ही आ रहा था। गोरी रंगत में सुर्खी घिली थी, जबकि सुरमई आंखें हमेशा की तरह संजीदा तासरात लिए हुए थीं। ब्राउन ड्रेस पैंट पर वाइट शर्ट, उसके साथ डार्क ब्राउन कलर का ही कोट पहने। उस पर हल्की दाढ़ी थी जो ज़ावियार वजाहत सिकंदर पर खूब जचती थी। जेट ब्लैक रंग के ही घने बाल वो हाथ की मदद से ऊपर करता संजीदा तासरात के साथ नीचे आया। अरे मेरा बच्चा उठ गया। सीमा बेगम मुस्कुराते उसके पास गईं तो वो भी इन्हें सीने से लगाता इन्हें लिए डाइनिंग की तरफ बढ़ा, जहाँ वजाहत साहब ऑलरेडी अखबार हाथ में लिए बैठे थे, जिन्हें वो हल्का सा मुस्कुरा कर देखता अपनी दादों के लिए चेयर घसीट कर इन्हें आराम से उस पर बिठा गया और ख़ुद भी उनके बराबर में आ बैठा। हाउ आर यू डैड? जो उसका ग्लास मुँह से लगाते वजाहत साहब से पूछा तो वो भी इस्बात में सर हिलाते मुस्कुराते नाश्ता करने लगे। हे ब्रो, मुझे आज यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा करवाना है और फिर अपने दोस्तों को ट्रीट भी देनी है, इसलिए आपका कार्ड चाहिए। ज़ियान ने ज़ावियार के सामने बैठते उसे कहा तो ज़ावियार ने जूस का घूंट भरते ज़ियान को देखा। कैसी ट्रीट? ज़ावियार के भारी आवाज़ पर ज़ियान ने थूक निकला था। भाई वो मैं क्लियर हो गया ना सेमेस्टर में, तो इसलिए, बाकी सब रह गए तो मुझसे ट्रीट मांग रहे हैं। ज़ियान ने दांतों की नुमाइश करते बताया तो ज़ावियार ने संजीदा चेहरे के साथ आंखें घुमाते दोबारा जूस का गिलास मुंह से लगाया, जबकि दादो भी दबा दबा सा हंसने लगी और वजाहत साहब भी अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगे। तुमने कौन सा टॉप कर लिया? अल्लाह अल्लाह करके तो चंद मार्क्स से तुम क्लियर हुए हो। ज़ावियार के जुमले पर ज़ियान के दांत अंदर हुए और उसने मिसनी सी शक्ल बनाते दादो को देखा। भाई प्लीज़ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि मैं क्लियर कर गया हूँ, वरना मेरे ग्रुप में सारे दोस्त कहीं ना कहीं रह गए। ज़ियान ने चौड़े सीने के साथ कहा तो दादो ने भी ज़ावियार से उसकी सिफारिश की तो वो गहरी सांस भरते इस बात में सर हिलाते खड़ा हुआ। आज मेरी मीटिंग है दादो, जल्दी निकलता हूँ, यारम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ज़ावियार बोलते उठ खड़ा हुआ और उनसे प्यार लेते ज़ियान को क्रेडिट कार्ड थमाते वो बाहर निकल गया था। ज़ियान, आज मुझे बाजार भी जाना है तो दोपहर में मुझे ले चलना, दादो नाश्ता करते हुए बोली तो ज़ियान ने सर हिलाया। जी दादो, अभी मैं निकलता हूँ, बाय। ज़ियान उनका गाल चूमता बाहर की तरफ चला गया। कितनी बार बोला है अल्लाह हाफिज़ बोला करो, ये बाय शाय क्या होता है? दादो ने वहीं से आवाज़ लगाई तो ज़ियान पलटकर हंसते कान पकड़ता ज़ोर से दरवाजे से चीखा, अल्लाह हाफिज़ मेरी जान। वो कहता भाग गया था, जबकि उसकी हरकतों पर दादो नफ़ी में सर हिलाते हंसती हुई नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई और फिर वजाहत साहब से बातों में मशगूल हो गईं। वजाहत सिकंदर और उनकी बीवी निघत सिकंदर दोनों की इज़्ज़वाजी ज़िंदगी हमेशा से नासाज रही थी। निघत एक गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि कॉलेज के बाद से वजाहत उनके इश्क में गिरफ्तार हुए। इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं था कि निघत गरीब हैं। वो हमेशा से इस क्लास डिफरेंस के खिलाफ थे, जबकि निघत भी उनके साथ मिलकर एक मोहब्बत की दास्तान रकम करने चल निकली थी। वो बेशक एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। गहरी सुरमई रंग की आंखों के साथ वो खड़े नकुश की मालिक थी और वजाहत जो खुद बहुत हैंडसम थे और ख़ानदानी वरासत के इकलौते मालिक थे, निघत ने उनसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। और चूँकि सीमा बेगम वजाहत की माँ एक अच्छी और नेक खातून थी, उन्होंने अपने बेटे की पसंद को तरजीह दी और उनकी शादी करवा दी। शादी के 2 साल बाद इन्हें 2 जुड़वां खूबसूरत बच्चे हुए, अलमीर सिकंदर और ज़ावियार सिकंदर, जो बिल्कुल एक जैसे नकुश के मालिक थे।
कोई इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो दो अलग अलग इंसान हैं, लेकिन आंखों का फर्क आते ही वो सबकी पहचान में आ जाया करते थे। चूंकि जावियार की आंखें अपनी माँ की तरह गहरी सुरमई थीं, जबकि अलमीर की आंखें रात की स्याही की तरह स्याह और खूबसूरत। अमीर खानदान में शादी होकर आई निगहत कुछ साल बाद ही अपनी पार्टीज में मगन होना शुरू हो गई थी, और फिर साल गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता निगहत बेगम की दिलचस्पी वजाहत सिकंदर और अपने दोनों बच्चों में से ख़त्म होने लगी थी, जिसके बायस आए दिन उनकी बहस व तकरार होने लगी। फिर 7 साल बाद अल्लाह ने उन दोनों को एक और औलाद से नवाजा, ज़ियान सिकंदर, जिसके पैदा होने के बाद निगहत मज़ीद बेजार रहने लगी और उसके बायस इन दोनों की बहस व तकरार मज़ीद बढ़ने लगी। और देखते ही देखते साल मज़ीद गुजर गया, जब एक दिन निगहत बेगम ने खुला का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह उनकी एक बेहतरीन अमीर दोस्त का शौहर था। उनका अफेयर मशहूर बिजनेसमैन फैसल सेठी से था, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा होते अपनी बेगम को 2 साल पहले तलाक दे चुका था, और अब वो चाहता था कि निगहत भी तलाक ले लें। और उसके चलते एक दिन निगहत ने वजाहत से तलाक का मुतालबा कर दिया। इन दोनों की रोज़ रोज़ की तकरार से इन तीनों बच्चों के जहनों पर गहरा असर होने लगा था। अलमीर और जावियार 11 साल के समझ बूझ रखने वाले बच्चे थे, जो अपने बाप की बेबसी वाज़े तौर पर समझने लगे थे। इन्हें अपनी माँ से चिढ़ होने लगी थी। वो देख सकते थे जब उनकी माँ देर रात घर वापस आती थी, बोल्ड ड्रेसिंग करने लगी थी और इन पर तवज्जो और मोहब्बत और वो सिर्फ मतलब के तौर पर देती थी, और इन मासूम जहनों पर उनकी माँ जो असर डाल रही थी वो उससे बालातर थी। अलमीर अक्सर अपने बाप से रोकर गले लगकर खामोश हो जाया करता था, जबकि जावियार अपनी माँ की एक एक हरकत, अपना बाप का एक एक आंसू अपने जहन में जज्ब कर रहा था। और ज़ियान सिकंदर जो माँ के पास लपक लपक कर जाने की कोशिश करता था, वो उसे हमेशा झटकती, खुद से दूर कर दिया करती थी, जिसके बाद ज़ियान को सिर्फ उसकी दादो ही प्यार करती और मोहब्बत देती थी, क्योंकि निगहत की नज़रों के सामने सिर्फ फैसल सेठी की चकाचौंध थी। और जिस औरत की आंखों को माल की लत लग जाए, वो इसमें अंधी होकर अपनी इज्जत और मोहब्बत दोनों गवा देती है। वजाहत साहब को जब उनके अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने निगहत के मुंह पर सनाटेदार थप्पड़ लगाया, जिसके बायस वो बिलबिला गई। वो ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और फिर वो दिन आ ही गया जब निगहत ने खुला के पेपर्स वजाहत के मुंह पर दे मारे। इन सब बातों के बाद अलमीर और ज़ियान ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक संभाल लिया था, लेकिन जावियार के दिमाग का एक हिस्सा आज भी इसी बचपन में अटका था, जहाँ उसकी माँ इन्हें ठुकराते इन्हें उनके बाप के दर पर फेंक कर जा चुकी थी और कभी पलटी भी ना थी। जावियार को आज भी वो दिन याद था जब उसकी माँ अपना सूटकेस घसीटती हुई इस घर को अलविदा कहते जा रही थी, तो अलमीर और ज़ियान अपनी माँ के पास भागे भागे गए थे रोते हुए। माँ, आप मत जाएं प्लीज़, माँ, हम आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। अलमीर रोता हुआ अपनी माँ का हाथ थामते बोला था, जबकि ज़ियान अपनी माँ का दुपट्टा खींचते रो रहा था। माँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे मत छोड़कर जाएं। ज़ियान की मासूम पुकार पर वहाँ खड़ी सीमा बेगम का भी दिल तड़पा था। बहू, देखो ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, एक बार इन मासूमों का चेहरा देख लो और अपनी ज़िंदगी को एक मौका और दे दो। सीमा बेगम ने नम आंखों से कहा तो निगहत बेगम पलटी। यह सब आपकी तरबियत है कि आज आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। काश आप अपने बेटे की तरबियत अच्छी करती तो आज वो मुझ पर हाथ ना उठाते। मेरी इज्जत नफ्स मेरे लिए बहुत अजीज़ है। मैं ऐसे मर्द के साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी जो बेधड़क मुझे मारे पीटे। अगर मैं इससे अलग होना चाहती हूँ तो इसमें क्या इतना बड़ा मसला है? रोज़ हज़ारों तलाक़ें होती हैं, एक हमारी भी सही, लेकिन आपके बेटे के अंदर छुपा जानवर मैं हमेशा याद रखूँगी। वो तड़क कर कहती अलमीर से अपना हाथ छुड़वाते जाने लगी, तो ज़ियान उनके पैर पकड़ता वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। नहीं, मुझे आपके पास रहना है माँ, आप मुझे भी साथ ले जाएं। माँ, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। ज़ियान रोता हुआ अपनी माँ से दूरी का सोचते तड़पने लगा, और वो 4 साल का बच्चा तड़प रहा था। उसे ऐसे देखकर किसी का भी दिल मोम हो जाता, लेकिन इस माँ का दिल मोम ना हुआ, जिसे अपनी औलाद से भी ज़्यादा अपनी अना और ऐशो इशरत प्यारी थी। छोड़ो मुझे, संभालें अपने पोते को, और याद रखिएगा मेरी बद्दुआ है, इस वजाहत के बच्चे ऐसे ही पलेंगे बिन माँ के। ये जानवर इस लायक ही ना था कि मैं इसके साथ रहती। जब यही औलाद बिगड़ कर उसके मुंह को आएगी ना, उस दिन मैं देखूंगी। इस वजाहत सिकंदर को निगहत बेगम कहते अपना पैर बेदर्दी से ज़ियान से छुड़वाती इस घर की दहलीज पार कर गई थी। जब उनके जाते ही ज़ियान बेतहाशा धाड़े मारते रोने लगा था, जबकि सीढ़ियों के उस पार खड़ा जावियार सिकंदर अपनी माँ की इतनी बेतनाई, खुदगर्जी और नफरत देखकर खामोश खड़ा। अलमीर और ज़ियान रो रहे थे, लेकिन वो उसकी आंख से एक आंसू न निकला, जैसे वो जानता हो कि एक दिन यही होना था। उसका दिल चीख रहा था कि अपनी माँ के जाने पर 2 आंसू बहा ले, लेकिन वो सख्त जहाँ बना साख्त खड़ा अपने दोनों भाइयों को रोते हुए देखता रहा। आज जावियार सिकंदर को अपनी माँ से बेतहाशा नफरत महसूस हुई थी, और अपनी माँ के अल्फाज वो मरते दम तक नहीं भूल सकता था। वो जिन्हें वजाहत के बच्चे कहकर गई थी, वो उसके ही रहम से जने गए थे।
वो कैसे इस कदर सफाक हो गई थी। वो चाहती थी कि वो तीनों बिगड़े ताकि उनका बाप उनकी परवरिश देख तड़पे और उसकी कमी महसूस करे। वो तो अपनी औलाद की भी सगी ना थी। उस दिन से आज तक ज़ावियार सिकंदर ने अपने आप को और अपने भाइयों को हमेशा एक करके रखा था। ना कभी वो किसी बुरी शय की तरफ बढ़ा था और ना अपने भाइयों को बढ़ने दिया था। आज तक ना उनकी माँ पलटकर वापस आई थी और ना ही कभी वजाहत ने दूसरी शादी की थी। उन्होंने हमेशा अपने तीनों बेटों को हर तरह से मोहब्बत दी थी। भले वो खुद अकेले में बेबस होकर बहुत रोए इस बेवफा की मोहब्बत पर, लेकिन अपनी औलाद पर उन्होंने उसकी माँ की किसी आदत की परछाई तक ना पड़ने दी। यही ज़ावियार सिकंदर की ज़िंदगी थी, जो अपने दोनों भाइयों, अपने बाप और दादों के बाद एक वाहिद शख्स के गिर्द घूमती थी, और वो था यारम सुल्तान गौरी। आज भी जॉब नहीं मिली। या अल्लाह, क्या मैं यूं ही धक्के खाने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। फुटपाथ पर चलते हुए वो सर को हिजाब से ढके फुल आस्तीन के हरे रंग की घुटनों तक आती शर्ट और प्लाजो में बार बार आसमां की तरफ देखकर बुड़बुड़ा रही थी, जबकि हाथ में थमा बिस्किट का पैकेट वो खाती जा रही थी, बुड़बुड़ाती जा रही थी, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अरे भाई, तुम एक्सपीरियंस करने दोगे तभी तो आएगा ना एक्सपीरियंस। लेकिन नहीं, हमेशा यही स्टिकर मेरे मुंह पर छाप देते हैं। 2 नंबर रईस। अब वो बाकायदा ज़ोर ज़ोर से बुड़बड़ा रही थी, जो उसकी बुरी आदतों में से एक थी। बुड़बड़ाते हुए उसकी आवाज़ अक्सर तेज़ हो जाया करती थी, जो दूसरों को उसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया करती थी। आते जाते लोग इस अजूबे को देख रहे थे तो कुछ हंस रहे थे। जब उसकी नज़र एक उधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी, शायद फ़कीर था, और हाथ में थाल लिए मुस्कुराता उसी को देख रहा था। क्यों भाई फ़कीर भाई, मैं क्या तुम्हें जोकर लगती हूँ जो इतनी देर से मुझे देख देख कर ये पीले दांत निकाल रहे हो? उसके आते ही इस फ़कीर के दांत अंदर हुए। अरे नहीं बेटा, मैं क्या, तुम्हें तो सभी देख रहे हैं। परेशान लग रही हो शायद, उस फ़कीर ने उसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए कहा, तो वो भी फ़ौरन रहमदिल इंसान देख मौम हुई। हाँ, मैं परेशान हूँ, अब क्या बताऊँ फ़कीर भाई। मेरी ज़िंदगी के मसाइल ऐसा लगता है जैसे डिस्काउंट चल रहा है, एक पर एक परेशानी, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। उसने रूहानी सूरत बनाते कहा, तो फ़कीर हैरानी से उसे देखने लगा। कैसी परेशानी बेटा? फ़कीर तो खुद फारग खड़ा था, उसकी बातें सुनते हुए इनमें दिलचस्पी लेने लगा। जॉब नहीं मिल रही ना मुझे। अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन कहते हैं एक्सपीरियंस लेकर आओ। अरे भाई, जॉब देकर तो देखो, फिर तुम्हें दिखाऊंगी ना कि हानम आफिंदी क्या तोप चीज़ है। हानम की बात पर फ़कीर मुस्कुराने लगा। मुझसे बेहतर तो तुम हो, कम से कम कुछ कमा तो लेते हो, लेकिन मुझे देखो, मैं तो इतना पढ़ लिख कर भी किसी काम की नहीं हूँ। अगर अगले 1 महीने तक मुझे जॉब ना मिली ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाया करूँगी। हानम की बात पर फ़कीर की मुस्कुराहट सिमटी और होंकों की तरह वो उसको देखने लगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी मदद कर देना, जानती हूँ तुम्हारा स्टॉप है ये, थोड़ी सी टिप्स दे देना बस, फिर मैं खुद दूसरे स्टॉप पर बैठकर मैनेज कर लूँगी। उसकी बातों से फ़कीर को वो कोई पागल मालूम हुई थी। जब हानम की नज़र सामने पड़ी, जहाँ एक अच्छी खासी उम्र की औरत अपने बैग में कुछ तलाश करती रोड क्रॉस कर रही थी। फिर हानम ने दूसरी तरफ देखा, जहाँ से ट्रक उसी तरफ आ रहा था। हानम तेज़ी से खड़ी हुई और भागती हुई उनकी तरफ आई और तेज़ी से उनका बाजू घसीटती वो इन्हें फुटपाथ पर ले आई, जिसे देख सीमा बेगम अपने दिल पर हाथ रखते आंखें फाड़कर उस ट्रक को देखने लगी, जो अभी वहीं से गुजरा था जहां वो खड़ी थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था कि अगर अभी ये लड़की इन्हें ना बचाती तो वो आज शायद। सीमा बेगम ने पलटकर उसे देखा, जो ट्रक वाले के ऊपर जमीन से उठा उठाकर पत्थर बरसा रही थी, जो अब तक आगे जा चुका था। अंधा इंसान नजर नहीं आता तो रुक, मैं तुझे बताती हूँ। हानम चीख रही थी, जबकि आसपास के लोग भी आ गए थे। ज़ियान जो गाड़ी में शॉपर्स रखने लगा था, ये हादसा होते उसने भी दूर से देख लिया था। वो भी भागा हुआ इसी तरफ आया था। आंटी, आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इस तरह घसीट लिया, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ना खींचती तो वो आंखों से फारिग इंसान अब तक आपका कीमा, मेरा मतलब है, कुछ गलत कर देता। सॉरी आंटी। हानम की जुबान चलती गई, जबकि सीमा बेगम हैरत से उसे देख रही थी, जिसकी गंदुमी रंगत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उस पर दरमियानी साइज़ की आंखें, गुलाबी होंठ जिनके नीचे छोटा सा तिल, वो नहायत पुरकशिश थी। मेकअप से पाक ये चेहरा भोला और खूबसूरत लगा इन्हें, जबकि उसकी चलती जुबान पर सीमा बेगम बेसाख्ता मुस्कुराई थी। चंदा, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? गलती तो मेरी है, मैं बिना देखे रोड पर चल रही थी, आपने मेरी जान बचाई, ये तो एहसान कर दिया आपने मुझ पर। सीमा बेगम की सारी बात तो समझ आ गई थी, लेकिन शायद वो उसका नाम गलत ले गई थी। अरे नहीं आंटी, मेरा नाम चंदा नहीं है, मेरा नाम तो हानम है, हानम आफिंदी। मैं हानम आगे कुछ बोलती, जब ज़ियान भागा हुआ आया और सीमा बेगम को थामा। दादो आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ़ कर दें दादो, मैं आपको अकेला छोड़कर आ गया। ज़ियान ने हाँफते उन पर नज़र डाली, जो सही सलामत थी। उसने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। बेटा मैं ठीक हूँ, ये तो भला हो हानम का, इसने मुझे बचा लिया, वरना आज कोई अनहोनी हो जाती। ज़ियान ने पलटकर देखा तो हिजाब के हाले में लड़की खड़ी थी, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रही थी। अरे नहीं दादो, मेरा मतलब है आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ज़ियान को दादो बोलते देख उसके मुँह से भी फिसला, जिसकी उसने फ़ौरन तस्दीक की और दांतों तले
जुबान दी, जिसे देख जियान और दादी दोनों हंस पड़े तो वो भी मुस्कुरा दी। अरे आप लोग क्या हर जगह मुफ्त की फिल्म देखने खड़े हो जाते हैं, चले अपना काम करें। उसने आसपास खड़े तमाशियों को एक देखते हुए घुरकर कहा तो वो सब रफूचक्कर हुए। बेटा तुम भी मुझे दादो बुला सकती हो, ये मेरा पोता है जियान। जियान की तारुफ पर वो दांतों की नुमाइश करने लगा, जिसे देख हानम भी मुस्कुराई। तुम तो किसी हीरो में मिल रहे हो। हानम ने जुमला फेंका तो जियान का सीना चौड़ा हुआ। जी जी, बहुत से लोग मुझे बिलाल अब्बास में मिलाते हैं। जियान ने फखरिया कहा तो हानम ने भवें मिलाते तनकीदी निगाहों से उसे देखा। नहीं खैर, इसमें तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, वो तो बहुत हैंडसम है। हानम की बात पर जियान के चेहरे से मुस्कान सिमटी और वो खजल सा होते सर खुजाने लगा। लेकिन फिक्र नहीं करो, तुम भी कम नहीं हो। हानम मुस्कुराई तो वो भी हंसने लगा। बेटा आप चलो ना मेरे साथ, मेरे घर एक कॉफ़ी हो जाए, दादी ने कहा तो जियान भी सर इस बात में हिलाने लगा। उनकी मोहब्बत देख हानम मना ना कर सकी, इसलिए सर हिलाने लगी। मैं आपके साथ ज़रूर चलती अगर आप कॉफ़ी की जगह चाय का कहती। ये कॉफ़ी कौन पीता है, काली सी कड़वी सी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हानम ने मुंह बनाते कहा तो दादी मुस्कुराई। अरे बेटा मैं तो खुद चाय पीती हूँ, मेरा बड़ा पोता है ना वो पीता है कॉफ़ी, ये आजकल के बच्चे इसी के शौकीन हैं। तुम चलो ना, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी, दादी ने कहा तो हानम मुस्कुराई। चलें ठीक है, वैसे मैं किसी के घर जाती तो नहीं हूँ, लेकिन आप प्यारी सी दादो और ये आपका हीरो पोता मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए आपके साथ एक कप चाय का तो मैं पी ही सकती हूँ। हानम ने कहा तो दादी भी हंसी, उसका हाथ थामती आगे बढ़ी, जबकि जियान जिसको हीरो का लक़ब मिल गया था वो तो आसमानों पर जा बैठा था। उसे ये हानम लड़की बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो और दादो खुशी खुशी उसे अपनी कार में बिठाते सिकंदर हाउस के लिए रवाना हो गए। 4 मंजिला बनी इस इमारत के सामने उसकी गाड़ी आकर रुकी थी। एक मुलाजिम ने आते गौरी कंपनी के ऑनर यारम सुल्तान गौरी की कार का दरवाज़ा खोला तो वो मजबूत कदम उठाते बाहर निकला। ब्लैक ग्लासेस लगाए वो अंदर की तरफ बढ़ा था। काउंटर पर बैठी लड़की ने उठकर सलाम किया था, जिसका जवाब वो सर हल्के से हिलाते धीमी आवाज़ में जवाब देता अंदर की तरफ बढ़ गया था। अंदर आते उसकी सेक्रेटरी आयशा भी उसके पीछे पीछे आई, जो ब्लैक हिजाब सर पर ओढ़े हुए थी। ये इस कंपनी का असूल था कि यहाँ जो भी लड़की काम करेगी उसे अपना सर मुकम्मल ढांप कर रखना होगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो यारम ने अपना कदम रखा तो उसकी सेक्रेटरी भी उसके पीछे आ खड़ी हुई। आज की मीटिंग कितने बजे है, यारम ने भारी संजीदा आवाज़ में पूछा तो वो हड़बड़ाकर हाथ में पकड़ी डायरी को देखने लगी। सर मीटिंग ठीक 9 बजे है, आयशा ने जवाब दिया तो उसने खामोशी से सुना। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वो दोनों बाहर निकले। तमाम स्टाफ ने उठकर गुड मॉर्निंग के बजाय सलाम किया था, ये भी एक असूल था बाकी असूलों में से एक। यारम ने सलाम का जवाब दिया और अपने कैबिन की तरफ कदम बढ़ाए और हाथ के इशारे से आयशा को बाहर ही रुकने का कहा। एक एस्प्रेसो भिजवाएं मेरे कैबिन में, यारम ने बाहर से ही आयशा को कहा और ख़ुद अपने कैबिन में चला गया। ये तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट जाते हैं यारम सर के सामने, हालांकि तुम तो पिछले 1.5 साल से उनकी सेक्रेटरी हो ना। आयशा पलटी तो यहाँ के स्टाफ में से एक न्यू लड़की उसे टिश्यू से अपना माथा साफ करते हुए ठटकते हुए लहजे में बोली। तो आयशा ने उसे देखा, तुम अभी नहीं हो इसलिए नहीं समझोगी, यहाँ के असूल तोड़ने का मतलब अपनी जॉब से हाथ धोना, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। काम के वक्त अगर तुम्हें यहाँ यारम सर या जावियार सर ने फजूलगोई करते देख लिया तो बहस करने से बेहतर अपना बैग उठाकर वापसी की राह ले लेना। जावियार सर तो फिर भी तरस खा सकते हैं, लेकिन यारम सर काम के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते और ना किसी दूसरे का मौका देते हैं। आयशा बोलते वहाँ से जा चुकी थी, जबकि उस लड़की ने फौरी जाते अपना काम पर ध्यान दिया था कि बहुत मुश्किलों से उसे यहाँ इतनी अच्छी सैलरी पैकेज पर जॉब मिली थी, वो हाथ नहीं धो सकती थी इससे। मिस्टर शाहनवाज गाजी, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी कंपनी को आपके इस मामूली से कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो काफ़ी पुरानी वाबस्तगी है आपसे, इसलिए मैं और ये मेरा पार्टनर यहाँ आपके साथ बैठे हैं और आपको मौका दे रहे हैं। सोच लें, समझ लें, वरना इतनी बड़ी ऑफ़र अपने हाथ से गवा बैठेंगे। जावियार की गंभीर आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी, जहाँ उनके अलावा और 12 लोग मौजूद थे। सामने कुर्सी की पुर से टेक लगाए बैठे यारम सुल्तान ने फखरिया नज़रों से उसे देखा था। जिस वाबस्तगी की बात की गई थी वो पुरानी रकाबत थी, और ये बात मीटिंग में मौजूद तीनों नफूस बाखूबी जानते थे। यारम सुल्तान और जावियार सिकंदर दोनों दोस्तों ने डरना तो सीखा ही नहीं था। दोनों को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि शाहनवाज गाजी का ताल्लुक माफिया गिरोह से है, जबकि शाहनवाज गाजी ने मुकाबिल की बात सुनते दांत भींचे थे। उससे आधी उम्र का ये लड़का उसे पूरी कंपनी के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों के सामने जलील कर गया था, लेकिन उसके सामने आवाज़ उठाने की पोजीशन में शाहनवाज गाजी नहीं थे। इन दोनों ने शाहनवाज की नाक में दम कर रखा था, ख़ुसूसन जावियार सिकंदर ने। शाहनवाज आगे होकर बैठे, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में गुस्से की तपिश। उसने जावियार की सुरमई आंखों में अपने गुस्से से भरी आंखें गाड़ी, जहाँ एक अलोही सी चमक थी। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा यंग मैन कि तुम दोनों कितने एनर्जिक और टैलेंटेड हो। मेरे होटल की तामीर के लिए तुम्हारे आइडिया की ज़रूरत पड़ेगी।
वो बोला तो लहजा बेहद मीठा था, लेकिन यारम और जावियार अच्छी तरह जानते थे इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा गलीज चेहरा। ये देख इन दोनों नफूस के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। चलें फिर आप ऐसा करें, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक तफसीलात मेरे पीए को सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। पढ़कर आपको हमारा फैसला हमारी पीए बता देंगी। अब हमें इजाज़त दें। यारम अपनी गंभीर आवाज़ में अपना फैसला सुनाता, अपनी वाइट शर्ट की आस्तीन ऊपर की तरफ खींचते, अपनी रेस्ट वॉच पर टाइम देखते खड़ा हुआ, तो जावियार भी उसे देखते खड़ा हुआ। मिस्टर शाहनवाज, दुआ कीजिएगा, काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया आपने हमारा, देखते हैं क्या फैसला होता है। जावियार मजीद शाहनवाज को आग लगाता, उसका कंधा थपकता बाहर निकला था। आगे बढ़ते यारम ने उसकी आवाज़ बाखूबी सुनी थी। अपनी मुस्कुराहट समेटते वो दोनों मीटिंग हॉल से बाहर आ चुके थे। ज़्यादा बेइज्जती कर दी तुमने आज उसकी, यारम ने संजीदा तासरात के साथ आंखों में शोखी लिए ग्लासेस चेहरे पर लगाते कहा। तो जावियार भी मुस्कुराया। तुम्हें तो पता है उसको राख करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। जावियार के अल्फाज पर यारम के लब भी धीमी मुस्कुराहट में ढलकर सिमटे। वो दोनों बाहर आए तो वहाँ मौजूद लड़कियों के साथ साथ लड़के भी यारम और जावियार को देखने लगे, जो खूबसूरत नकुश के साथ अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा रोब रखते थे कि हर फर्द इन्हें मुड़कर देखने पर मजबूर था। इन दोनों की दोस्ती नहायत गहरी थी, बल्कि दो नहीं तीन कहा जाए तो बेहतर होगा। एक यहाँ मौजूद ना था, लेकिन उनके दिल में हमेशा रहता था। लेकिन 5 साल पहले इस छोटे से बिजनेस को इन दोनों ने मिलकर आज बड़े पैमाने पर पहुंचाया था कि बिजनेस की दुनिया में वो पंजे गाड़ चुके थे। आज मुल्क की टॉप 3 में उनका नाम आता था। अपने दुख दर्द हंसी खुशी के साथी थे वो 3, जिसमें से एक फ़िलहाल इनसे जुदा था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। वो दोनों जैसे ही जावियार की ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठे तो जावियार का फ़ोन रिंग हुआ। जावियार ने देखा तो अलमीर की कॉल थी। उसने मुस्कुराते कॉल पिक की और फ़ोन स्पीकर पर डाला। हेलो, जावियार ने गंभीर आवाज़ में कहा, तो दूर बैठे शख्स ने फ़ोन पर ही मुंह बिगाड़ा। ये सड़ू वर्जन में मुझसे बात मत किया करो, बंदा ऐसे भी तो बोल सकता है। हेलो पार्टनर, अलमीर की खुफकी भरी आवाज़ गूंजी तो जावियार और यारम ने एक दूसरे को देखते आंखें चढ़ाईं। काम की बात करो, हमें देर हो रही है अलमीर, यारम ने कहा तो अलमीर का दिमाग घुमा। ये तुम दोनों किस तरह इग्नोर कर रहे हो मुझे? तुम लोगों को लगता है मैं इतनी दूर हूँ तो तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन असल बेवफा तुम दोनों निकले। अलमीर की दहाई पर जावियार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि यारम आंखें घुमाते सामने देखने लगा। वो शुरू से ही ऐसा ड्रामेबाज था। रोज़ रात तुम्हारी कॉल आती है, उसके बावजूद सुबह सुबह उठते तुम हमारा दिमाग खाने के लिए कॉल कर लेते हो। इस सब के बाद तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें भूल सकता है? जावियार ने उसे मोबाइल से ही घूरने की कोशिश की थी। हाँ, तो ये तो मैं हूँ जो तुम दोनों को याद रखता हूँ, वरना तुम दोनों कब कॉल करते हो मुझे? अलमीर अब बिगड़ने लगा था। ये तुम्हें इतना फालतू टाइम कैसे मिल जाता है? इतनी बिजी तुम्हारी जॉब है, इसमें भी तुम 10 बार हमें कॉल करते हो। यारम ने माथे पर बल डाले अपने होंठ दबाते कहा। वो जानता था अब अलमीर को आग लग जाएगी। ये मेरी मोहब्बत है और तुम लोगों को मैं फारिग लग रहा हूँ। मैंने सोचा पूछ लूँ कि इस गाजी को तुम दोनों ने कैसे फतह किया, और तुम लोग मेरी मोहब्बत को ही मेरी फरागत समझ रहे हो। जा रहा हूँ मैं, अच्छा है, मेरी जॉब इतनी मसरूफ़ है और तुम जैसे लोगों से मैं दूर हूँ। अब मेरी कॉल तुम्हें मसूल नहीं होगी, खुदा हाफिज़, अलमीर ने कहते खटाक से फ़ोन रखा था कि जावियार और यारम का मुश्तरका कहका गूंजा था। अपने मुश्किल वक्त से लेकर एक अच्छे वक्त तक वो 3 साथ थे और आज इस मुकाम पर थे। अपना हर गम और खुशी वो एक दूसरे से बांटते थे। हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ वो चट्टान बनकर खड़े थे। उनकी दोस्ती एक मिसाली दोस्ती थी और वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे।